हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक दीक्षाला इंस्टीट्यूट में आज हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से प्लांट ब्रीडिंग। बहुत सारा पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, लाइक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मतलब अगर चैप्टर में को मैं एक अलग तरीके से देखूं तो मैं इसका नाम दे सकती हूँ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मतलब किस तरीके से या किस वे में आप किसी भी फूड की क्वालिटी में और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, यही है हमारे स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में भी। सिंपल, जब भी आप बात करते हैं आपके किसी भी प्लांट या एनिमल से फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की, तो ये जो फूड का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है ये बेसिकली हमारे एनिमल्स के थ्रू और प्लांट्स के थ्रू, दोनों के थ्रू करवाया जाता है। अब जब भी हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है उसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसका जो क्वांटिटी हो वो सफिशिएंट हो। मतलब एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ करने पे हम कंटिन्यूस क्या देख रहे हैं? हम कंटिन्यूस ये देख रहे हैं कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करना है। क्लियर? अब यही फीडिंग दो एक्सपेक्ट रखती है। एक तो क्वांटिटी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड की क्वांटिटी को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और दूसरी अगर हम बात करें तो फूड की क्वालिटी भी हमें इसके साथ जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब भी आप फूड की बात करते हैं या जिस फूड पर ह्यूमंस फीड करते हैं या डिपेंड करते हैं, दे बिलोंग्स टू फ्रॉम द टू कैटेगरी। मतलब दो कैटेगरीज से बिलोंग करता है। एक तो हमारा है एनिमल फूड और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो प्लांट फूड। एनिमल फूड में कई सारी चीज़ें हैं, एनिमल इटसेल्फ मतलब खुद एनिमल भी, एंड एनिमल के प्रोडक्ट्स भी। लाइक हम मीट्स की बात करें, एनिमल से बनने वाले एग्स की बात करें, हम बात करें कि उसकी खुद के ही फ्लैश को, मीट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बोला कि भाई आप डेयरी के लिए, लाइक मिल्क के लिए या मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए भी हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना भी आप फूड का कंटेंट देखते हैं वो एनिमल से एज वेल एज प्लांट से, दोनों से ऑब्टेन किया जाता है। अब अबाउट द एनिमल्स वी हैव डिस्कस्ड सो मच, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स का ब्रीडिंग करवाना, उनका डेवलपमेंट करवाना, उनको एक प्रॉपर केयर देना, हाउसिंग केयर जैसे हमने बात करी थी, हेल्थ केयर हमने बात करी थी। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलके आपस में किसी भी एनिमल को क्या करते हैं? किसी भी एनिमल को डेवलप करवाने का, मतलब एनिमल्स को डेवलप करवा के उनसे फूड को कंज्यूम करने का, मतलब उनसे जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं उतने बेनिफिट्स को लेने का काम करते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग के बाद एनिमल को ही इम्प्रूव करवा रहे हैं, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करवा रहे हैं, सो दैट वी गेट द बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्ट। मतलब जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो दोनों ही इम्प्रूव कर जाएं। तो इसके लिए हमने कई सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं या फिर जो हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं वो इस तरीके से करवा रहे हैं कि दोनों वेज में हम किसी भी प्रोडक्ट को ईजीली गेन कर सकें। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अगेन फिर से एक वही आता है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल हाउसिंग केयर, हेल्थ केयर, एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उनकी केयर करके, या उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करके किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये सब हम पढ़ चुके। लेकिन बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम बात करते हैं आपके किसकी, हमारे एनिमल्स की, बिल्कुल इन द सिमिलर वे हम प्लांट्स में भी इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं, प्लांट्स की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं, सो दैट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग हमें अच्छा और टाइम पर मिल पाए। तो यही प्रोसेस जिसमें हम प्लांट्स के डेवलपमेंट को, ब्रीड्स को, ग्रोइंग को और उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इन सब सारी चीज़ों को चेक करते हैं। ये हमारी किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये फॉल करता है हमारे प्लांट ब्रीडिंग में। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन
हम बचपन से जीके में और जनरल नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हमें बताया जाता है अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट मैंने आपको बताया था फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज वर्गीस क्यूरियन। इसके साथ साथ हमने फिशेस से रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। और अब यहाँ पे लास्ट मतलब जो रेवोल्यूशन अब इस पार्ट में जो डिस्कस होने वाला है वो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहता है? सेम बिल्कुल जो चीज़ मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ वही यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। क्या कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमारा ये है दैट वी शुड इंक्रीज द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। हमारा मेन एम क्या है कि जितना भी प्लांट जो हम ग्रो करवा रहे हैं उसको ग्रो कुछ इस तरीके से करवाएं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक प्रॉपर क्वालिटी में और एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें गेन हो सके। क्लियर? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एक्सपेक्ट क्या है कि भाई जैसे हमने इंडिपेंडेंस के बाद देखा, या हम सिर्फ इंडिया की बात करें या फिर हम पूरी कंट्री की बात करें, तो पुराने टाइम से लेके अब तक जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज़ करी है। और इसी पॉपुलेशन के लगातार बढ़ने की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉपुलेशन को फीड करना। और यही जो पॉपुलेशन फीड करी जा रही है, ये फीड करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बना देता है कि जितना, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड स्पेस, हमारे पास जो स्पेस है, जो एरिया है वो एक लिमिटेड है। और जब स्पेस और एरिया हमारे पास लिमिटेड है तो इस लिमिटेड स्पेस एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये एक बड़ा टास्क हमारे लिए बन जाता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में यही किया कि जो भी क्रॉप हम ग्रो करवा रहे हैं, जो भी प्लांट हम ग्रो करवा रहे हैं, वो इस तरीके से ग्रो करवाएं कि वो हमारी पॉपुलेशन को तो फीड कर ही पाए। मतलब हमारे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो इंडिया ने इस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया कि वो अपनी ही पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए तो बहुत अच्छे से केपेबल है, लेकिन साथ साथ वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स टू द अदर कंट्री। क्योंकि यूजुअली बेसिकली हम जानते हैं, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि 60% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, मतलब 60% एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड हैं। तो अब ये जो 60% काम एग्रीकल्चर से हम करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे हमें अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है। तो हमने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करने का तरीका तो सॉल्व कर ही लिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब हम इतना प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसको हम अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग की ही बात करूं तो व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग, या प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो हम सिंपल कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग इज द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सूटेड फॉर द कल्टीवेशन। मतलब कोई भी ऐसा प्लांट प्रोडक्ट जो कि हम इस तरीके से ग्रो करवाएं, मतलब इस तरीके से जेनेटिक इंप्रूवमेंट दें कि आफ्टर प्लांट ब्रीडिंग इज द बेसिकली जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप। जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाया क्रॉप का, और जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवा के क्रॉप का हम उसको एक ऐसा अडेप्टेशन दे रहे हैं या एक ऐसा डिजायर्ड प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिससे हमें एक बेटर या फिर सूटेड प्लांट मिल सके फॉर द कल्टीवेशन। अब यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये भी डिपेंड करता है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे, जिस पर्टिकुलर रीजन पे हमारा जो प्लांट है, हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो कर रहा है, वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेके ग्रो कर जाए। मतलब किसी भी तरीके का कोई हम बोलें कि कोई रेजिस्टेंस की बात करें, या फिर मैं बात करूँ कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या टेम्परेचर या लाइट, वही क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बनाती हैं, ये सब हमारे प्लांट को ईजिली ग्रो करवा दें। मतलब बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं विच आर सो मच गुड इन प्रोड्यूसिंग क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी को बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट हम जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो करवा रहे हैं वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर ही नहीं रहा है। तो हमें इस तरीके से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करना है, जेनेटिक वैराइटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है, जिसकी हेल्प से हम जो प्लांट बनाएं वो प्लांट ईजिली अडप्ट कर ले हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, हमारी इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को। क्लियर? तो यही प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। तो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन।
स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन दी फूड प्रोडक्शन। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, हम सबसे पहला हेडिंग, सबसे पहला नहीं क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। अब ये प्लांट ब्रीडिंग मैंने अभी अभी आपको बोला, इट इज व्हाट, प्लांट ब्रीडिंग इज बेसिकली द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। प्लांट ब्रीडिंग इज बेसिकली अ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है जो कि हमारे क्रॉप में क्रिएट करवाया जाता है टू गेन द डिजायर्ड प्लांट। एक ऐसा प्लांट गेन करने के लिए जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल हो, मतलब कोई भी उसके अंदर ऐसा कैरेक्टर हो जो हमारे इस्तेमाल का हो, या जिसके लिए या जिस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें सबसे ज़्यादा हो। क्लियर? तो जब भी आपने बात करी प्लांट ब्रीडिंग की, तो मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, प्लांट ब्रीडिंग इज द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप इन ऑर्डर टू क्रिएट आर डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सूटेड फॉर द कल्टिवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड सबसे पहला बेटर सूटेड फॉर द कल्टिवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड विल बी हाईली रेजिस्टेबल टू द एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर द डिफरेंट माइक्रो। तीन चीजें हैं, मतलब बेसिकली तीन एक्सपेक्ट्स हैं, तीन चीजें हमारे पास। एक तो कल्टीवेशन अच्छा हो, किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली कल्टीवेट कर दिया जाए। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, एक बेटर यील्ड दे, मतलब एक क्वांटिटी में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। और तीसरा मैं क्या बोल रही हूँ, इट विल बी रेजिस्टेंट, मतलब आपका डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हमारे पास प्रेजेंट हो। क्लियर? अब जैसे जैसे हम सिंपल इम्प्रूवमेंट की ही बात करें, हमारा जैसा टेक्नोलॉजीज़ जो हैं या फिर जो हमारी लाइफ साइंसेज है जिस तरीके से टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे जितना भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम मेंटेन करते जा रहे हैं। कैसे मेंटेन करते जा रहे हैं, तो कई सारे पार्ट्स है। पहले क्लासिकल मेथड्स जो है वो अपनाए जाते थे, जिसमें हम सिंपल प्लांट को क्या करते थे, जिसमें हम सिंपल प्लांट को आपका कह सकते हैं कि एक इम्प्रूव्ड वैरायटी के साथ सिंपल पॉलिनेट करवा के, क्रॉस करवा के और एक नया वैरायटी जो है वो बना देते थे। लेकिन अब हमने इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा दिया है। और कैसे इम्प्रूवमेंट दिया है, तो बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टूल की हेल्प से हम डिफरेंट प्लांट्स के सिर्फ जर्म प्लाज्म को ही निकाल के एक नया प्लांट ग्रो करवा देते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए। और जो कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है उन कैरेक्टर्स को जो है वो इजीली क्या करवा दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है। मतलब बेसिकली व्हेन ब्रीडर्स विश to incorporate desired character into the crop plant, they should increase yield and improve the quality, increase tolerance to salinity, extreme temperature, drought resistant to viruses, fungi, bacteria, increase tolerance to insect pest should also be the desired trait in the crop plants। क्योंकि जब तक सिर्फ क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे, मतलब बेसिकली क्वांटिटी पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कई सारे एक्सपेक्ट जो हैं वो लैक कर सकते हैं कि लाइक क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन डिजीज से रेजिस्टेंट नहीं है प्लांट का, कोई भी इजीली डिजीज हमारे प्लांट को लग जाती है, पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है। तो जो भी ब्रीडर है जो कि आपके एक डिजायर्ड कैरेक्टर को किसी भी प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उसके लिए उसको एक तो इम्प्रूवमेंट यील्ड देनी, मतलब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड यील्ड के लिए ध्यान देना है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए ध्यान देना है, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस के लिए ध्यान देना है, बैक्टीरियाज के लिए, फंजाइस के लिए, वायरसेस के लिए, मतलब कोई भी डिजीज़ इजीली हमारे क्रॉप को क्या ना कर पाए, हम ना कर पाए। तो प्लांट ब्रीडिंग करवाने के भी बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। कैसे स्टेप्स हैं, लाइक सबसे पहले जब भी आप बात करते हैं कि भाई कोई भी प्लांट जब आप या कोई भी डिज़ायर्ड प्लांट जब आप ग्रो करवाने वाले हैं तो उस डिज़ायर्ड प्लांट को ग्रो करवाने के लिए वी हैव वेरियस स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को लेकर हम कोई भी नया प्लांट का कॉन्स्टिट्यूशन कर पाते हैं। मतलब जो नया प्लांट, नया क्रॉप बनवाया जा रहा है उस नए क्रॉप को बनवाने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स की प्रेजेंस जो है वो मस्ट है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की ब्रीडिंग को परफॉर्म करवाते हैं। तो वी आर हैविंग अ वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर, मतलब किस चीज के लिए, फॉर डेवलपिंग
मतलब कौन जो स्टेप्स हमें किस चीज के लिए चाहिए, डेवलपिंग फॉर डेवलपमेंट, वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज। सो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं या क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें हम एक नया प्लांट जो है या फिर एक नई वेराइटी, प्लांट तो नहीं कहेंगे, मैं कह सकती हूँ कि एक नई वेराइटी जो कि इम्प्रूव्ड वेराइटी है, जो कि बाकी की वेराइटी से एक अच्छी वेराइटी है, जिसमें हम अपनी मर्जी का एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर उसमें इंक्लूड करवा सकते हैं। कैसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर इंक्लूड करवा सकते हैं, तो अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करवा रहे हैं या फिर आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवा रहे हैं, या फिर हम बात करें थर्ड, आप जो भी चेंज है वो चेंज किस तरीके से उसमें लाके उसको रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो वो कुछ वेरियस स्टेप्स हैं जो कि किसी भी वैरायटी को, नई वैरायटी को डेवलप करवाने के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। भाई जिस वेरिएशन की ज़रूरत है उसका कलेक्शन, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करना है। एंड हाउ डू यू कलेक्ट द वेरिएबिलिटी, मतलब जो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करना। और वेरिएबिलिटी का कलेक्शन किस तरीके से करवाया जाता है, तो बाय कलेक्टिंग द जर्म प्लाज्म। मतलब बेसिकली इस पॉइंट को मैं और क्या लिख सकती हूँ, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म भी लिख सकती हूँ। collection of, now what is germplasm? हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वी नो व्हाट इज जर्मप्लाज्म। बेसिकली हमारा जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जर्मप्लाज्म क्या है, इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप। मतलब ये वो कलेक्शन है किसका, हमारे टोटल एलील्स का, या फिर सिंपल जीन्स की बात कर सकते हैं जो कि एक क्रॉप की पर्टिकुलर रिलेटेड स्पीशीज में प्रेजेंट होता है। लाइक मैं बात करूं, मेरा एक सेल अगर निकाला जाए तो उसमें जितना जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है जो कि मेरे जीन्स को अपने अंदर रखता है, सारे एलील्स, मतलब जो एलील्स प्रेजेंट है उस एलील से कनेक्टेड जितने जीन्स हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, जर्म प्लाज्म कहलाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने क्या बोला, जर्म प्लाज्म इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ द जीन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्पीशीज। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज से कनेक्टेड जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, जर्म प्लाज्म कहलाता है। आप जो जर्म प्लाज्म है किसी भी क्रॉप का या किसी भी स्पीशीज का, उसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहला कल्टिवेटेड फॉर द इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं कि भाई जर्म प्लाज्म में का जब आप कलेक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर आप कौन से वेरिएबल कैरेक्टर्स को ढूंढते हो। लाइक मैंने कोई एक प्लांट लिया, उससे मैं जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कर रही हूँ, तो जर्म प्लाज्म जो मैं निकालूंगी उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या चीज़ों की प्रेजेंस मुझे मस्ट है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए, बेसिकली कल्टिवेटेड इम्प्रूव्ड वेराइटीज। दूसरा मैं बोल सकती हूँ इम्प्रूव वेराइटीज दैट आर नो मोर इन कल्टिवेशन, जो कि अब कल्टिवेटेड नहीं करवाई जा रही हैं। थर्ड मैं बोल सकती हूँ आपकी जो बेसिक हमारे जो नेचुरल या फिर जो सिंपल हमारी होम वेराइटीज़ होती हैं जिसको हम देसी वेराइटीज़ कहते हैं, तो देसी वेराइटीज़ की प्रेजेंस हम कह सकते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो प्योर लाइन्स होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर प्योर लाइन नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स मैच कर जाएंगे और उनके मैच करने की वजह से एक नया पार्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। तो जब भी हमने बात करी आपकी किसकी, हमारे डिफरेंट क्रॉप्स की, तो उसमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए, इम्प्रूव्ड वैरायटी के लिए देसी वैरायटीज़ की बात मैंने आप लोगों को बोली। फिर मैं बोल सकती हूँ प्योर लाइन होनी चाहिए और सिंपल वाइल्ड स्पीशीज जो कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप से कनेक्टेड हो, क्योंकि इट विल रिजल्ट्स इनटू द वेरिएशन। वो क्या लेकर चलेगा, आपका वेरिएशंस को लेके चलेगा। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप्स हैं जो कि एक नई वैरायटी को डेवलप करवाने के लिए
किए जाते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब जो वेरिएशन आपको क्रिएट करवाना है उसका कलेक्शन मीन्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ अ जर्म प्लाज्म. एंड व्हाट इज जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रिलेटेड स्पीशीज. क्लियर? तो जर्म प्लाज्म का कलेक्शन सबसे पहला स्टेप है. क्लियर? इसके बाद जो इतना भी कलेक्शन जर्म प्लाज्म का किया है उसमें सारे के सारे डिजायर्ड एलील्स होते हैं. भाई लॉजिकल सी चीज है, जब मैं किसी भी सेल में से उसका जर्म प्लाज्म बाहर निकाल रही हूं तो उसमें सारे के सारे जीन्स जो हैं वो जितने एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. तो हमने क्या बोला? द एंटायर कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म बेसिकली हैविंग ऑल द डिजायर्ड एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड द जर्म प्लाज्म कलेक्शन. जब आप एक पूरे के पूरे डाइवर्स एलील का जो कलेक्शन दे रहे हो वही हमारा क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है, या फिर कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म भी कहलाता है. क्लियर? और एक अच्छा जर्म प्लाज्म, भाई लॉजिकल सी चीज है, जितना ज्यादा जर्म प्लाज्म अच्छा होगा उतनी ज्यादा जो हमारी वेराइटी है वो वेराइटी जो है वो इम्प्रूव्ड होगी. बहुत ही छोटी सी बेसिक सी चीज है. मैंने बोला जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है. सबसे पहले मैंने आपको बताया जर्म प्लाज्म क्या है. कलेक्शन ऑफ sum of collection of all the genes and alleles which are present in a related species, और किसी भी जो क्रॉप में प्रेजेंट है वही हमारा क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कहलाता है. और किसी भी प्लांट से सारे के सारे डिजायर्ड जीन का कलेक्शन करना या फिर उनको कलेक्ट करना हमारा क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है. और जर्म प्लाज्म जितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड वैरायटी का होगा, जर्म प्लाज्म का जो क्वालिटी है जितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो इम्प्रूव, मतलब जो हमारा क्रॉप बनेगा वो क्रॉप भी कैसा होगा? इम्प्रूव्ड होगा. तो बेसिकली व्हाट आई हैव सेड अ गुड जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम. अदरवाइज इट इज़ नॉट it will not be worthwhile, because अगर जर्म प्लाज्म अच्छा नहीं है तो हम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पूरा का पूरा एक जेनेटिकल पार्ट परफॉर्म करके इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाने के बावजूद भी एक ऐसा क्रॉप डेवलप करेंगे जिसके अंदर कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं होगा. तो जर्म प्लाज्म जितना ज़्यादा अच्छा है, या फिर इफ़ यू आर सेलेक्टिंग अ जर्म प्लाज्म, तो उस जर्म प्लाज्म की जो वैरायटी है वो कैसी होनी चाहिए? इम्प्रूव्ड होनी चाहिए. और जितना ज़्यादा जर्म प्लाज्म इम्प्रूव्ड होगा उतना ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो क्वालिटी जो प्लांट की प्रोडक्ट बन रही है वो कैसी होगी? इम्प्रूव्ड होगी. क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट बात करी हमने किसकी? इसके बाद नेक्स्ट बात करी अब जब जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर लिया है, कलेक्शन हो चुका है हमारे जर्म प्लाज्म का, तो दूसरा स्टेप होता है इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. भाई अब ये क्या चीज है? सबसे पहले मैंने जर्म प्लाज्म इकट्ठा किया. जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करने के बाद अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? उस जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट करके आइडेंटिफाई करना कि प्लांट्स के जो डिजायरेबल कैरेक्टर हैं वही कॉम्बिनेशन के टाइम पे आगे बढ़े. यही कहलाता है हमारा इवेल्युएशन. सिंपल क्या टर्म है भाई, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जो चीज़ मैं बता रही हूँ, या बहुत बेसिक सी चीज़ है हमारे समझ में आने वाली. वो क्या है? वो यही है कि जब जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लिया गया है तो उसके डिजायर्ड कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना ताकि हम उसको फर्दर क्या कर सकें? फर्दर उसको कंबाइन करवा सकें. तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ अ पेरेंट इज क्या है? एक अच्छे सीड को लेना और उसके बाद उसको एक ऐसे प्लांट के साथ कंबाइन करवाना जो इसके अंदर सिर्फ कैसे ट्रेट्स हो? डिजायर ट्रेट्स ही हो. मतलब जो भी मैं आपका जर्म प्लाज्म ले रही हूँ या जो भी सीड मैंने लिया है वो इस तरीके से हो कि जितना भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमारा कैसा हो? डिजायर्ड कैरेक्टर ही हो. तो डिजायर्ड कैरेक्टर को ढूंढना ही क्या कहलाता है? हमारा एक इवेल्युएशन या फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कहलाता है. मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ उसका कि अगर मैं एक
एक एक एक ग्रेन की लेंथ को लूँ, जिसमें आप ग्रेन के लेंथ की बात करते हैं, उसमें 3 ग्रेन की लेंथ है हमारे पास। एक तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और एक इसके मिड का रेंज है हमारे पास। तो सिंपल लॉजिकल सी चीज़ है, हमारे लिए जो वैरायटी इंप्रूव्ड है वो कौन सी वैरायटी इंप्रूव्ड है? हमारे लिए इंप्रूव्ड है लॉन्ग ग्रेन वाली वैरायटी। तो हमें एक ऐसे सीड का कलेक्शन करना है जिसके ग्रेन का जो साइज है वो लॉन्ग हो, क्योंकि ये एक डिजायरेबल कैरेक्टर है। अगर हम छोटा ऐसा सीड ले लेते हैं जिसके ग्रेन का साइज छोटा होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो ग्रेन है वो ग्रेन एक डिजायरेबल कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो बेसिकली इफ वी सेलेक्ट द सीड्स of the longest grain and sow them to grow the next generation, the selected population of rice plant will have on an average longer grain than the original population। क्योंकि हमने इंटेंशनली सिर्फ उसी क्रॉप को इम्प्रूव या फिर उसी क्रॉप को बनाने की कोशिश करी या इम्प्रूव करवाया जिसमें हमें एक डिजायरेबल कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कैसा हुआ? ये पूरा पार्ट हुआ आपका वही जिसमें हम आपके सीड जो जर्मप्लाज्म कलेक्ट किया है उसको इवेल्युएट करना और इवेल्युएट करने के बाद आइडेंटिफाई करना किसको? एक डिजायरेबल कैरेक्टर को। जब तक एक डिजायरेबल कैरेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, जब तक आप एक इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो हम नहीं बना पाएंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि ग्रेन का प्लांट लीजिए जिसमें 3 तरीके की वैरायटीज हमें देखने को मिल रही है, एक लॉन्गर है, एक शॉर्टर है और एक मीडियोकर बीच का है। तो हमें ग्रो करवाना है कौन सा सीड सेलेक्ट करके? लॉन्गर सीड सेलेक्ट करके। तो जितना भी प्लांट बनेगा बाकी के कंपैरिजन में कैसे ग्रेन के साइज को शो करेगा? लार्जर ग्रेन के साइज को शो करेगा। क्लियर? इसके बाद तीसरा स्टेप जो है हमारे पास वो क्या है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो तीसरा पॉइंट वी हैव क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सेलेक्टेड पेरेंट्स का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी आपका क्या कहलाता है? सिंपल मतलब बेसिकली एक इसी का स्टेप है कि भाई जितने भी वैराइटीज़ या जितने भी आपने इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ को सेलेक्ट किया है उन क्वालिटीज़ को आपको आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा के और एक इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो बनानी है। तो ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम एक जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत ही ईजिली स्टेप पे क्या करवा सकते हैं? जनरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इज अ बेसिक या फिर मोस्ट कॉमन मेथड फॉर क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर ब्रिंगिंग देयर ट्रेट्स टुगेदर इन द प्रोजेनी। ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस भी हमने पढ़ चुका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी हमने पढ़ चुका है। तो हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि नहीं दो पेरेंट्स के अंदर आपस में क्रॉस करवाना सो दैट देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स कम टुगेदर। मतलब उनके जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को हम एक साथ कंबाइन कर सकें, और उन कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो उन कैरेक्टर्स के कंबाइन करने पर एक नई प्रोजेनी जो बनेगी वो उन दोनों पेरेंट के हायर ट्रेट्स को जो है, डोमिनेंट ट्रेट्स को जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इज अ क्रॉसिंग ऑफ 2 और मोर types of plant for bringing their traits together in the progeny। उनके traits को साथ में लाना और प्रोजेनी के साथ मतलब ट्रेट्स को कंबाइन करना और प्रोजेनी के अंदर शो करना ही आपका क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके की नहीं होती है, ये भी हमारे कई टाइप्स की है। मैं आपको 3 बता देती हूँ। एक तो इंट्रावेराइटल है, एक इंटरवेराइटल है और एक इंटरस्पेसिफिक, और लास्ट हम बात करते हैं इंटरजेनेरिक। कौन कौन सी है? सबसे पहले इंटरवेराइटल, इंट्रावेराइटल और इंटरवेराइटल। इंट्रावेराइटल,
इंटर स्पेसिफिक। बहुत ही इजी है, हमें यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है। जब इंट्रा वेराइटल की बात हो रही है, मतलब दो डिफरेंट वेराइटीज आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो दो डिफरेंट वेराइटीज का जो पार्ट है वो आपका इंट्रा वेराइटल कहलाता है। फिर हमने बात करी इंट्रा वेराइटल की, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक भी कहलाता है। क्लियर, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल को हम इंट्रा स्पेसिफिक भी कहते हैं। तीसरा है आपका इंटर स्पेसिफिक का मतलब ही हुआ आपका क्या, दो डिफरेंट स्पीशीज में आपस में कॉम्बिनेशन करवाना। और इसके बाद हम बात करते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट, दैट इज इंट्राजेनेरिक। इंट्राजेनेरिक का क्या मतलब है, दो डिफरेंट तो हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे भी हो सकती है, जैसे हमने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एनिमल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग, मतलब सेम ब्रीड में हो रहा है, डिफरेंट ब्रीड में हो रहा है, इंटरस्पेसिफिक हो रहा था। फिर आपका सिंपल डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे थे। तो किन वेराइटीज में आप क्रॉस करवा के एक नया प्लांट बना रहे हैं, मतलब किन दो वेराइटीज को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया दो पेरेंट्स, अब दो पेरेंट्स सेम ब्रीड को बिलोंग करते हैं, या फिर सेम वैरायटी को या सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, या फिर सेम जेनेरा को बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर जो क्रॉस बनता है वो यही चार पार्ट जो हैं आपके बनते हैं। कौन कौन से, इंट्रावेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या रहा, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट रहा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यही जो हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों पार्ट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में। सबसे पहले कलेक्शन करना है, उसके बाद कलेक्शन के बाद सिलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन देन सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जब आप दो पेरेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंटली रहे होंगे। तो वही स्टेप्स को जानना और वही स्टेप्स को समझना, या ये एक पूरा एक लॉन्ग प्रोसीजर बनाता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी अपना एक लॉन्ग प्रोसीजर सेट करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। और ये अब हमें डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या रहा, प्लांट ब्रीडिंग में वेरियस स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू वेराइटी ऑफ, मतलब कोई भी नई वेराइटी बनाने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स की जरूरत है। थर्ड वाले स्टेप्स को हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे।